इन डेज 40 के अंदर क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 7th रह गया था टेस्ट योर नॉलेज का, वो देखते हैं। एन एंटिटी ओन्स कर रही है 2 स्टोरी बिल्डिंग्स, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर रेंटेड आउट किया जा रहा है इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टीज को अंडर द ऑपरेटिंग लीज के अंदर, मतलब पहला फ्लोर जो है उसको रेंट पे दिया गया है इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी को ऑपरेटिंग लीज के तौर पे। सेकंड फ्लोर जो है वो ऑक्यूपाइड किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्टाफ के लिए। जो एंटिटी है वो मेजर कर रही है रिलायबली फेयर वैल्यूज हर फ्लोर के लिए ऑफ द बिल्डिंग विदाउट अनड्यू कॉस्ट और द एफर्ट्स। जो सेम है उसको क्लासिफाइड या तो प्रेजेंट किया जा रहा है इन द बैलेंस शीट एज पर द रेलेवेंट इंड एएस के हिसाब से। क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगी रेलेवेंट इंड एएस के हिसाब से इनिशियली एंड सब्सिक्वेंट डेट पे। आंसर देखते हैं इसका। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर लैंड या तो बिल्डिंग या तो पार्ट ऑफ द बिल्डिंग या तो अदर या तो बोथ, सॉरी दोनों के दोनों हेल्ड की जाती है बाय द ओनर या तो लेसी एज अ राइट ऑफ द यूज असेट, ताकि अर्न कर पाए रेंटल को या तो कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए या तो दोनों के लिए, रेदर देन फॉर। क्या नहीं होना चाहिए, मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर लैंड आ गई, बिल्डिंग आ गई, या तो उसका पार्ट ऑफ द बिल्डिंग हो गई या तो दोनों हो सकता है। जिसको हमने रखा है किसके लिए, ओन या तो ओन्ड करके या तो लेसी के द्वारा राइट ऑफ द यूज़ के अंदर, ताकि हम लोग अर्न कर पाए, मतलब हम लोग कमा पाए, क्या रेंट कमा पाए कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए, मतलब उसकी वैल्यू के अंदर बढ़ोतरी होना, या तो दोनों के लिए रेदर देन फॉर। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, यूज इन द प्रोडक्शन या तो सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो खुद के प्रोडक्शन के लिए, सप्लाई ऑफ द गुड्स सर्विसेज के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, तो फिर वो हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं होती है। बी के अंदर आएगा सेल, या तो आप उसको सेल कर रहे हो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में, तो भी वो हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं होती। प्रॉपर्टी जो कि मेंशन की गई है ए के अंदर, उसको कवर्ड किया जाता है इंडिया 16 के हिसाब से, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के हिसाब से। ऑन दी अप्लाई दी अबाउ प्रोविजंस, फ्लोर 1 जो है बिल्डिंग का उसको क्लासिफाइड किया जाएगा आइटम्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पे एंटिटी के द्वारा, लेसर के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये हेल्ड किया गया है रेंटल पर्पस के लिए, अर्न करने के लिए रेंट्स। इंडेस 40 जो है वो एप्लीकेबल होगा इन दिस केस, इस केस में, मतलब फ्लोर 1 पे। एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है उसको मेजर किया जाता है इनिशियली कॉस्ट पे, मतलब कॉस्ट पे पहले हम उसको मेजर करते हैं। आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन, एक बार इनिशियली रिकॉग्निशन कर दिया उसके बाद एंटिटी उसको मेजर करती है सारे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ को इन अकॉर्डेंस विद द इंडेस 16 के हिसाब से, जो कि रिक्वायर्ड किया जाता है कॉस्ट मॉडल के हिसाब से। मतलब फिर उसके बाद भी कॉस्ट ही लगाना होता है। हाउएवर, लेकिन जो एंटिटी है उसको रिक्वायर्ड किया जाता है कि वो मेजर करेगा फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ द डिस्क्लोजर्स। लेकिन जो एंटिटी है उसको ज़रूरी है कि वो फेयर वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की है उसका डिस्क्लोजर प्रॉपर दे, इवन दो द रिक्वायर्ड टू फॉलो द कॉस्ट मॉडल। भले ही वो कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रही है लेकिन फिर भी डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड ज़रूरी है। फ्लोर 2 जो है बिल्डिंग का उसको क्लासीफाइड किया जाता है प्रॉपर्टी के तौर पे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के तौर पे। जो फ्लोर 2 है बिल्डिंग का उसको पीपीई के तौर पे हम लोग क्लासीफाइड करेंगे, क्योंकि वो हेल्ड किया गया है किसके द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए हेल्ड किया गया है। दैट इज जो कि हेल्ड किया गया यूज फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। इन डेज 16 जो है वो एप्लीकेबल होगा इस केस के अंदर। एंटिटी जो आइटम्स है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, वो क्वालिफाइड कर रही है रिकॉग्नाइजेशन एज एन असेट, वो असेट की डेफिनेशंस के अंदर आ रही है पीपीई की। शुड बी इनिशियली मेजर्ड एट अ कॉस्ट, पहले हम उसको कॉस्ट पे मेजर करेंगे आफ्टर रिकॉग्निशन। उसके बाद हम लोग जो उसको मेजर करने वाले हैं उसको आइदर कॉस्ट मॉडल पे कर सकते हैं या रिवैल्यूएशन मॉडल पे कर सकते हैं हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से। एंड हम अप्लाइड करेंगे उस पॉलिसीज़ को एंटायर क्लास ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, मतलब जितनी भी पूरी क्लास ऑफ एंटिटी की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो पूरी एंटायर क्लास के ऊपर हम लोग सेम मॉडल अप्लाइड करेंगे। चाहे कॉस्ट कर सकते हैं या तो रिवैल्यूएशन मॉडल कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं इन डेज 105 देखते हैं, इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं। मेजरमेंट प्रायर टू द क्लासिफिकेशंस जो कि हेल्ड फॉर सेल्स है। एंटिटी एबीसी है वो ओन कर रही है, उसकी ओन कर रही है आइटम्स ऑफ द प्रॉपर्टीज़ को। एंड इट स्टेट, वो स्टेट कर रही है फॉलोइंग अमाउंट्स को इन द लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च 2021 की। कॉस्ट दे दिया, डेप्रिसिएशन दे दिया, नेट बुक वैल्यू दे दी गई है, एसेट डेप्रिसिएटेड, एनुअल रेट दे दिया गया 10% के हिसाब से, 1,20,000 पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन है। एंटिटी एबीसी क्लोज करी है उसकी बुक्स 31 मार्च हर साल पे। ड्यूरिंग द जुलाई 2021 के दिन एंटिटी जो है एबीसी वो डिसाइड कर रही है कि वो सेल कर देगी उसकी एसेट को। एंड 1 अगस्त को वो मीट कर रही है कंडीशन जो कि क्लासिफाइड की जाती है हेल्ड फॉर द सेल एनालिस करके बताइए कौन सी ट्रीटमेंट होगी प्रॉपर्टी की इन द बुक्स ऑफ द 21-22 के अंदर। सॉल्यूशन देखते हैं 31 मार्च 2021 के दिन एंटिटी एबीसी है वो इंश्योर कर रही है कि जो एसेट्स है उसको मेजर किया जाता है इन अकॉर्डेंस विद द इंडेक्स 16 के हिसाब से। तो यहाँ पर डेप्रिसिएट किया जाएगा फर्दर कितना, 1,20,000 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 4/12। ये 4/12 क्यों कर रहे हैं, तो अप्रैल मई जून मतलब 3
हुए और जुलाई 4 मंथ हुए, तो 4 मंथ का यहाँ पर डेप्रिसिएशन होगा, क्योंकि एक अगस्त से तुमने क्या किया, उसको क्लासीफाइड की दिया हेल्प फॉर सेल के अंदर। तो जब हम लोग क्लासीफाइड कर देते हैं हेल्प फॉर सेल, उसके बाद से हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करना बंद कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर 4 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा। एक 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4/12 करेंगे तो 40,000 आ गया। एंड इसको कैरिड आउट एंड इसको कैरिड किया जाएगा कितने पे, 5,60,000 पे। कैसे आ रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो 6 लाख की वैल्यू थी और डेप्रिसिएशन 40 का निकाला, तो 6 में से 40 निकालेंगे तो कितने आ जाएगा, 5,60,000 आ जाएगा यहाँ पर। बिफोर इट इज़ मेजर इन अकॉर्डेंस विद दी इंड AS 105। जब हम लोग इंड AS 105 लगाएंगे उसके पहले इसको किस पे मेजर किया जाएगा, 5,60,000 पे मेजर किया जाएगा। नोट करने वाली बात क्या है, फ्रॉम द डेट ऑफ द एसेट क्लासिफाइड हेल्प फॉर सेल, जब हम लोग हेल्प फॉर सेल क्लासिफाइड कर देते हैं एसेट को, तो कोई भी फर्दर डेप्रिसिएशन हमको उसके अंदर चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं। एस लिमिटेड परचेस करिए प्रॉपर्टी 6 लाख रुपए की 1 अप्रैल 2021 को। यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी 15 साल की। 31 मार्च 2023 के दिन एस लिमिटेड ने क्लासिफाइड कर दी प्रॉपर्टी को हेल्प फॉर द सेल्स। जो इम्पेयरमेंट है उसको टेस्ट किया जा रहा है। एंड एस्टिमेटेड रिकवरेबल अमाउंट दे दी गई 4,70,000 की। फेयर वैल्यू जो है कॉस्ट टू द सेल्स वो 31 मार्च 2023 की हमको 4,60,000 दे दी है। 31 मार्च 2024 के दिन मैनेजमेंट ने चार्ज किया है प्लान प्रॉपर्टी नो लॉन्गर मीट, मतलब प्लान किया गया है कि जो प्रॉपर्टी है वो मीट नहीं कर रही है क्राइटेरिया हेल्प फॉर सेल का। जो रिकवरेबल अमाउंट है 31 मार्च 2024 की वो 5 लाख रुपए। रिकमेंड करके बताइए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी इवेंट के फॉर द ईयर एंड 31 ऑफ मार्च 2023, 31 ऑफ मार्च 2024 एंड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एज ऑन 31 ऑफ मार्च 2023 एंड 31 ऑफ मार्च 2024 की बताइए। वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इमीडिएटली बिफोर द क्लासिफिकेशन जो कि हेल्प फॉर द सेल्स की जाएगी इंडिया 16 के हिसाब से 31 मार्च 2023 के दिन। वो क्या होगी, परचेस प्राइस 6 लाख रुपए की। इसमें से लेस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 साल का निकालेंगे हम लोग, तो कितना निकल के आएगा, तो 6 लाख था हमारा क्या 1 अप्रैल 2021 के दिन, और 15 साल का डेप्रिसिएशन यूजफुल लाइफ थी, सॉरी, तो 15 साल का था। तो 6 लाख को डिवाइड करेंगे किससे, 15 से, तो कितना आ जाएगा 1 साल का 40, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 साल से, क्योंकि 2 साल का है यहाँ पर हमको 2 साल का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। हमको 31 मार्च 2023 तक पहुँचना, इसलिए तो 2 साल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो यहाँ पर से 6 लाख माइनस बाई 80,000 करेंगे हम लोग, तो कितना आ रहा है, 5,20,000 आ रहा है। और 5,20,000 की वैल्यू कितनी हो रही है, तो 4,70,000 हो रही है। तो हमारा कितना इम्पेयरमेंट आ गया, 50 का इम्पेयरमेंट आ गया। कैरिंग अमाउंट कितनी बची, 4,70,000 की बची। ऑन इनिशियल क्लासिफिकेशन, पहले के क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग देखें, जब हेल्प फॉर सेल किया जा रहा है 31 मार्च 2023 के दिन, तो वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे, तो लोअर निकालेंगे किसकी, कैरिंग अमाउंट आफ्टर द इम्पेयरमेंट कितनी हो रही है, 470, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू द सेल्स कितनी हो रही है, तो 4,60,000 हो रही है। तो दोनों में से लोअर क्या आ गया, तो 4,60,000 आ गया। तो 31 मार्च 2023 के दिन जो नॉन करंट एसेट है उसको क्लासिफाइड हेल्प फॉर द सेल्स किया जाएगा, जब वो रिकॉर्ड की जाती है एट 4,60,000 पे। तो डेप्रिसिएशन कितना निकला हमारा, 40 का निकला। एंड इम्पेयरमेंट जो लॉस है वो कितना निकलेगा हमारा, 60 का निकलेगा। कैसे 60 का निकलेगा, तो 50 का तो पहले हम लोग निकाल के बैठे हैं इम्पेयरमेंट 31 मार्च 2023 तक, और उसके बाद 10 का कैसे निकलेगा, तो ये 470 की वैल्यू कैरिंग थी, उसमें से 460 की हो गई, तो कितना हो गया, 10 का हो गया। तो यहाँ पर 10 का और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 का आ जाएगा। इसको चार्ज करेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ईयर अंदर 31 ऑफ मार्च 2023 पे। बी के अंदर देखते हैं, ऑन 31 ऑफ मार्च 2024 के दिन अगर हेल्ड की जाती है प्रॉपर्टी को, उसको रिक्लासीफाइड करना है एज ए क्राइटेरिया, अगर नहीं मीट कर रहा है तो, मतलब कि जो हमने पहले से हेल्प फॉर सेल्स के अंदर प्रॉपर्टी लगती थी, अब उसको रिक्लासीफाइड करना है, अगर क्राइटेरिया मीट नहीं करता है तो क्या करेंगे हम लोग, तो वैल्यू कैसे हम लोग करेंगे, तो वैल्यू विल बी लोअर होगी किसकी, कैरिंग अमाउंट इम्पेयरमेंट कैरिंग अमाउंट सॉरी इमीडिएटली बिफोर द क्लासिफिकेशन कितना 31 मार्च 2023 का 4,70,000 है। उसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन द 13 ईयर का बैलेंस। क्यों 13 ईयर का रहा है, क्योंकि 2 साल तो पहले ही निकल गए। तो कितना बचेंगे, 15 में से 2 निकलेंगे तो 13 बचेंगे। तो अभी यहाँ पर हम लोग कैसे निकालेंगे, 4,70,000 उसको डिवाइड करेंगे किससे, 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36,154 का हमारा क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो कैरिंग अमाउंट कैरिंग अमाउंट जो कि असेट की जो कि क्लासिफाइड नहीं की जाएगी एज एन हेल्प फॉर सेल, वो कितनी होगी, 4,33,846 आएगी। अभी रिकवरेबल अमाउंट कितनी आएगी, 5 लाख की है। यहाँ पर हमको दिया गया था रिकवरेबल अमाउंट 31 ऑफ मार्च 2024 की कितनी, 5 लाख रुपये की दी गई थी। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी को वैल्यू कित पे करेंगे, तो दोनों में से जो भी लोअर होगा उस पर, तो 4,33,846 पे वैल्यू करेंगे एज ऑन 31 मार्च 2024। एडजस्टमेंट जो होगी कैरिंग अमाउंट की वो कितनी हो जाएगी, तो 460 में से 433,846 को माइनस करेंगे तो 26,154 की हमारी कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। एडजस्टमेंट टू द कैरिंग अमाउंट इतना करना पड़ेगा हमको, मतलब इतना एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हमको, ताकि हम लोग रीच कर पाएँ कहाँ तक, 4,33,846 पर। तो ये हम लोग क्या करेंगे, चार्ज कर देंगे इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, कितना 26,154 का 26,154 चार्ज करेंगे एडजस्टमेंट के तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसके बाद देखते हैं इलस्ट्रेशन 3, आइडेंटिफाई करके बताइए क्या
जो फॉलोइंग सिनारियोज हैं क्या वो हमको राइज कर रहे हैं डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, मतलब ये सिनारियो देख के हमको बताइए क्या ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, एंड और क्लासिफाइड करके बताइए क्या एसेट हेल्प फॉर सेल है। सीरियल नंबर 1 देखते हैं। पर्टिकुलर्स के अंदर एन एम ओ डिस्पोज कर रही है कंपोनेंट ऑफ द एंटिटी कैसे सेल करते हुए अंडरलाइंग एसेट्स को, जो सेल्स ट्रांजेक्शन्स है वो इनकम्प्लीट है एट रिपोर्टिंग डेट पे। तो क्या ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है? हाँ, ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिस्पोज किया जा रहा है कंपोनेंट ऑफ द एंटिटी कैसे सेल करते हुए अंडरलाइंग एसेट्स को। और क्या ये एसेट हेल्प फॉर सेल है? तो हाँ, ये हेल्प फॉर सेल है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सेल्स ट्रांजेक्शन है वो इनकम्प्लीट एट रिपोर्टिंग डेट। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, डिस्पोज कर दिया कंपोनेंट ऑफ द एंटिटी ने, मतलब पूरा कंपोनेंट जो था एंटिटी का उसको ही उसने डिस्पोज कर दिया। तो ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन तो हुआ ही हुआ, और यहाँ पर एसेट हेल्प फॉर सेल भी हो गई। तो दोनों यहाँ पर क्राइटेरिया मीट हो जाएंगे। PQR ने सीज कर दिया उसकी एक्टिविटीज़ को मीट करने के लिए डेफिनेशंस ऑफ द कंटिन्यूइंग डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। मतलब यहाँ पर जो भी वो PQR एक्टिविटीज़ कर रही थी उसको उसने बंद कर दिया है, ताकि और वहाँ पर डिफाइन किया जाता है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, मतलब डिसकंटिन्यू करना चाहती है एंटिटी अपना ऑपरेशंस को विदाउट सेलिंग एनी एसेट। यहाँ पर एसेट को सेल नहीं करना है, तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, हाँ है, लेकिन यहाँ पर एसेट से हेल्प फॉर सेल है, नहीं है, तो यहाँ पर नो आ जाएगा उसके अंदर। STU सीज करिए उसकी एक्टिविटीज़ को एंड हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड द सेल्स ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स एट द रिपोर्टिंग डेट। मतलब STU ने अपने जो एक्टिविटीज़ थी उसको सीज कर दिया, बंद कर दी है, जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो गई सेल्स, और अंडरलाइंग जो एसेट्स है वो भी रिपोर्ट हो गई है डेट पे। तो यहाँ पर क्या ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है? हाँ, ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। क्या एसेट हेल्प फॉर सेल है? नहीं, एसेट हेल्प फॉर सेल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्टिविटीज़ को सीज कर दिया गया है, हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड, और सेल्स जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है, मतलब सेल्स हो चुकी है। अगर सेल्स कंप्लीट हो चुकी है अंडरलाइंग एसेट्स की, तो वो हेल्प फॉर सेल्स नहीं होगी। हेल्प फॉर सेल्स का मतलब है अभी उसको बेचने के लिए निकाला गया है, यहाँ तो पहले से ही बिक चुकी है, तो ये एसेट जो है वो हेल्प फॉर सेल नहीं होगी। VWX जो है वो सेल कर रही है, विल सेल, मतलब वो सेल करना चाहती है, और हैज़ सोल्ड द एसेट, या तो वो सोल्ड कर देगी उसकी एसेट्स को, दैट आर विद इन द स्कोप ऑफ द इंड AS 105, जो 105 की स्कोप के अंदर में है, मतलब हेल्प फॉर सेल्स के अंदर में है, उसको वो सेल करना चाहती है वैसी एसेट्स को, लेकिन ये डिसकंटिन्यू नहीं कर रही है उसके ऑपरेशंस को। तो क्या ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है? नहीं है, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है। लेकिन क्या एसेट हेल्प फॉर सेल है? हाँ, एसेट हेल्प फॉर सेल है। इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं। सन लिमिटेड एक रिटेलर है जो टेक अवे कर रहा है फूड। कौन से फूड? बर्गर्स, पिज़्ज़ाज को। उसने डिसाइड किया है कि वो सेल करेगा वन ऑफ इट्स आउटलेट्स लोकेटेड इन द चेन्नई के अंदर उसका एक आउटलेट है जिसको वो सेल करना चाहता है। चेन्नई नहीं है, चांदनी चौक है, चांदनी चौक न्यू दिल्ली है, जहाँ पर उसका आउटलेट है, जहाँ पर वो उस आउटलेट को सेल करना चाहता है। कंपनी कंटिन्यू कर रही है टू रन, कंपनी के पास 200 अदर आउटलेट हैं न्यू दिल्ली के अंदर। ऑल द क्राइटेरिया जो है मेंशन किया जाता है 105 के हिसाब से, वो क्लासिफिकेशन ऑफ द एसेट हेल्प फॉर सेल्स का वो क्या हो रहा है, फर्स्ट मीट हो रहा है कब? 1 अक्टूबर 2021 को। जो आउटलेट है वो सोल्ड कर रहा है जून 2022 को, मतलब आउटलेट कब बिका? जून 2022 में बिका। मैनेजमेंट बिलीव कर रहा है कि जो आउटलेट है वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, एंड वांट टू प्रेजेंट, और वो प्रेजेंट करना चाहता है उसका रिजल्ट को ऑफ द आउटलेट एज अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। जब भी आप डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का कोई भी रिजल्ट प्रेजेंट करते हो तो उसको अलग से लाइन आइटम बतानी पड़ती है हमको। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि वो मैनेजमेंट जो है वो क्या करना चाहता है, इस डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के रिजल्ट को अलग से डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के हेड के अंदर दिखाना चाहता है। एनालाइज करके बताइए द ओपिनियन ऑफ द मैनेजमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा आउटलेट को लेके। तो जो चांदनी चौक का आउटलेट है वो क्या है? डिस्पोजल ग्रुप है। इट इज़ नॉट अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। वो डिस्पोजल ग्रुप है, वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन अभी नहीं है, एज इट इज़ ओनली द वन आउटलेट। वो एक ही आउटलेट है, हम लोग पूरा कंपोनेंट उठा के सेल नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक आउटलेट ही सेल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसके 200 और आउटलेट को भी सेल किया जा रहा है, ऐसा नहीं है, सिर्फ एक को ही सेल किया जा रहा है। तो ये क्या है? ये डिस्पोजल ग्रुप है सिर्फ, ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है, एज सिर्फ एक ही आउटलेट को बेचा जा रहा है। इट इज़ नॉट अ मेजर लाइन ऑफ द बिजनेस, ये कोई मेजर लाइन ऑफ द बिजनेस नहीं है, ना ही जियोग्राफिकल एरियाज है, ना ही ये सब्सिडरी एक्वायर्ड है विद द व्यू टू रीसेल, मतलब सब्सिडरी ली और फिर उसको वापस बेचनी है, वैसा भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ ये डिस्पोजल ग्रुप है, ना कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस है, क्योंकि ये एक ही आउटलेट है, मेजर लाइन ऑफ द बिजनेस नहीं है, जियोग्राफिकल एरियाज नहीं है, नॉर सब्सिडरी एक्वायर्ड विद द व्यूज़ टू रीसेल नहीं है।
यहाँ पर देखते हैं टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ऑन 28 फरवरी 2021 को एंटिटी एक्स जो है वो बिकम कमिटेड टू प्लान, उसने प्लान किया है कि वो सेल कर देगी उसकी प्रॉपर्टी को। हाउएवर लेकिन इसका जो प्लान है वो सर्टेन रिनोवेशंस टू इंक्रीज, मतलब उसको रिनोवेशन प्लान के अंदर उसको थोड़े रिनोवेशंस करने पड़ रहे हैं ताकि वो इंक्रीज कर पाए उसकी वैल्यू प्रायर टू द सेल, जो सेलिंग करने से पहले उसकी जो वैल्यू आ रही है उसको बढ़ा पाए वो। द रिनोवेशंस जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो कंप्लीट हो जाएंगे विद इन द शॉर्ट स्पैन, कितने 2 मंथ के अंदर हो जाएगा रिनोवेशन। कमेंट करके बताइए वेदर क्या जो प्रॉपर्टी क्या वो क्लासीफाइड की जाएगी हेल्ड फॉर द सेल्स एट अ रिपोर्टिंग डेट 31 मार्च 2021 के दिन। तो आंसर देखते हैं। जो प्रॉपर्टी है उसको क्लासीफाइड नहीं किया जाता हेल्ड फॉर सेल, मतलब उसको क्लासीफाइड नहीं किया जाएगा हेल्ड फॉर सेल एट अ बैलेंस शीट डेट। क्यों? क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है फॉर द सेल इमीडिएटली, मतलब अभी तुरंत ही बेच दे ऐसी हालत में नहीं है वो इन इट्स प्रेजेंट कंडीशंस। ऑल्दो द रिनोवेशन, जो रिनोवेशन है वो एक्सपेक्टेड है कि वो कंप्लीट हो जाएगा कितने 2 मंथ के अंदर, शॉर्ट स्पैन 2 मंथ के अंदर। तो जो फैक्ट है कि नॉट रिलेवेंट फॉर द क्लासिफिकेशन, ये जो फैक्ट है 2 मंथ का फैक्ट जो दिया गया है हमको, ये रिलेवेंट नहीं होता क्लासिफिकेशंस के लिए। जो डिले है इन द टाइमिंग ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इम्पोज्ड बाय द एंटिटी एक्स, जो भी डिले लग रहा है टाइमिंग को लेकर, ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इम्पोज्ड की जा रही है एक्स एंटिटी एक्स के द्वारा, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, मतलब ये बता रहा है कि जो प्रॉपर्टी है वो अवेलेबल नहीं है फॉर इमीडिएट सेल, मतलब प्रॉपर्टी को अभी के अभी हम लोग सेल नहीं कर पाएंगे। हाउएवर लेकिन जो पीपी है वो मीट कर रहा है क्राइटेरिया को हेल्ड फॉर द सेल्स बाय 30 अप्रैल 2021, 30 अप्रैल 2021 के दिन ये क्राइटेरिया मीट हो रहा है, मतलब 2 मंथ के बाद। फरवरी 28 2021 का था तो उससे 2 मंथ काउंट किए तो 30 अप्रैल 2021 आ रहा है। तो यहाँ पर ये पीपी जो है ये मीट कर रही है क्राइटेरिया हेल्ड फॉर सेल का। एंड अकाउंट किया जा सकता है इसको नॉट ऑथोराइज्ड बाय द डेट, एंड जो अकाउंट्स है उसको ऑथोराइज नहीं किया जाएगा बाय द डेट। जो नेसेसरी डिस्क्लोजर है उसको भी ज़रूर होगी हमको इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब नेसेसरी डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा इसका हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। ये जो अकाउंट है अभी हम लोग इसको ऑथोराइज नहीं करेंगे बाय द डेट, एंड जो नेसेसरी डिस्क्लोजर है हमको उसको वो देना पड़ेगा कि नेसेसरी डिस्क्लोजर में क्या देंगे कि 2 महीने के बाद हम इसको हेल्ड फॉर सेल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ऑन 1 मार्च 2021 एंटिटी आर डिसाइड कर रहे हैं सेल करने के लिए उसकी इट्स फैक्ट्रीज, एक उसकी फैक्ट्री है वो सेल करना चाहता है, एंड एजेंट जो है उसको अपॉइंट किया गया। जो फैक्ट्री है वो एक्टिवली मार्केट है एज ऑन द 31 मार्च 2021 के दिन। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फैक्ट्री जो है वो सोल्ड कर दी जाएगी बाय 28 Feb 2022 तक। हाउएवर लेकिन इन मई 2021 के दिन जो मार्केट प्राइस है फैक्ट्री की वो डिटोरिएट हो गई है, मतलब कम हो गई है। एंटिटी आर बिलीव कर रहा है कि जो मार्केट है वो रिकवर करके देगा, मतलब मार्केट में से हमको रिकवरी मिल जाएगी। दस डिड नॉट रिड्यूस द प्राइस ऑफ द फैक्ट्री, इसलिए उसने उसकी प्राइस ऑफ द फैक्ट्री उसको रिड्यूस नहीं किया, मतलब मार्केट में भाव गिर गया लेकिन वो जो प्राइस मांग रहा है अभी भी वो उसी प्राइस पे स्थिर है। द कंपनीज अकाउंट आर ऑथोराइज फॉर द इश्यू ऑन 26 जून 2021, कंपनी का अकाउंट ऑथोराइज्ड हो गया है कब? 26 जून 2021 के दिन। रिकमेंड करके बताइए वेदर ये जो फैक्ट्री है क्या हम इसको हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाइड करें 31 मार्च 2021 के दिन। तो जो फैक्ट्री है वो सीज कर रही है मीट द डेफिनेशंस ऑफ द हेल्ड फॉर द सेल पोस्ट द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑथोराइज्ड फॉर द इश्यू। यहाँ पर क्या है, जो फैक्ट्री है वो सीज कर रही है, मतलब जो रुक गई है, बंद हो गई है। डेफिनेशन जो हेल्ड फॉर सेल की है वो नहीं फुलफिल हो रही है, लेकिन जो बैलेंस शीट डेट पे फुलफिल नहीं हो रही है, लेकिन बैलेंस शीट डेट के बाद मतलब बिफोर द बैलेंस शीट डेट नहीं फुलफिल हो रही है, बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑथोराइज, लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथोराइज हो रहे हैं उस दिन पे ये डेफिनेशन मीट हो रही है। कब मीट नहीं हो रही है? जब बैलेंस शीट डेट है उस पर मीट नहीं हो रही है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब ऑथोराइज्ड हो रहे हैं उसके पहले पहले ये मीट हो रही है। एज इट इज़ नॉट एक्टिवली मार्केट एट अ रीजनेबल प्राइस, इसको रीजनेबल प्राइस पर मार्केट नहीं किया जा रहा है, लेकिन सिंस जो मार्केट कंडीशन डिटोरिएशन ऑफ द पोस्ट बैलेंस शीट डेट की है, मतलब कि मार्केट सिंस द मार्केट कंडीशन डिटोरिएट पोस्ट द बैलेंस शीट डेट, जो मार्केट कंडीशंस है वो डिटोरिएट कर रही है बैलेंस शीट डेट पे, तो जो असेट है उसको क्लासिफाइड किया जाता है एज ए हेल्ड फॉर सेल 31 मार्च 2021 के दिन। मतलब यहाँ पर हम असेट को हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाइड करेंगे 31 मार्च 2021 के दिन, क्योंकि मार्केट के अंदर तो हमने उसको रख ही दिया है, सिर्फ मार्केट के अंदर डिटोरिएट हो रही है उसकी प्राइस, लेकिन हम तो अभी बेचने के लिए निकल ही चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे, हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाइड करेंगे। यहाँ पर था ना, क्या था यहाँ पर, तो यहाँ पर
मई के अंदर मार्केट प्राइस ऑफ द फैक्ट्री डिटोरिएट हो रही थी और कंपनी जो है वो ऑथोराइज कब कर रही थी, 26 जून को कर रही थी। भले ही यहाँ पर 31 मार्च के दिन ऐसा कुछ भी नहीं था, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि फैक्ट्री जो है वो सोल्ड कर दी जाएगी 28 फरवरी 2022 तक, लेकिन 31 मार्च जो था एजेंट अपॉइंट कर दिया गया था। कब? 1 मार्च 2021 के दिन एंटिटी आर ने डिसाइड कर दिया था कि वो सेल करेगी और उसके लिए उसने एजेंट भी अपॉइंट कर दिया था। और 31 मार्च जो था, जब एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 28 फरवरी 2022 तक तो बिकी जाएगी, लेकिन मार्केट के अंदर मई 2021 के अंदर जो प्राइस थी फैक्ट्री की वो डिटोरिएट हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग यहाँ पर जो एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि बैलेंस शीट डेट के अप्रूवल से पहले जो इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट होती है, तो अगर वो एग्जिस्टिंग इवेंट होता है तो वैसा यहाँ पर भी सिचुएशन आ रही है, लेकिन उसकी यहाँ पर रेफरेंस दी नहीं गई है, लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम लोग हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाइड कर देंगे। बट सिंस द मार्केट कंडीशन डिटोरिएट द पोस्ट बैलेंस शीट डेट, मार्केट कंडीशन डिटोरिएट हो गई पोस्ट बैलेंस शीट डेट पे, इसलिए हम लोग असेट जो है उसको क्लासीफाइड कर सकते हैं हेल्ड फॉर द सेल्स एज ऑन 31 मार्च 2021 के दिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ऑन 1 जून 2021 के दिन एंटिटी एक्स प्लान कर रहा है सेल करने के लिए उसका ग्रुप ऑफ द एसेट्स एंड द लायबिलिटी, जहां पर क्लासिफाइड किया जा रहा है एज अ डिस्पोजल ग्रुप, उसको डिस्पोजल ग्रुप के तरीके से क्लासिफाइड किया जा रहा है। और 31 जुलाई 2021 के दिन जो बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर है वो अप्रूव कर रहा है एंड बिकम कमिटेड, और कमिट किया जा रहा है कि प्लान कर देगा उसको सेल करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बाय द एंटिटी इनटू द फॉर्म्स परचेस कमिटमेंट विद द एंटिटी वाई, कमिटमेंट भी करके बैठा है एंटिटी वाई से। हाउएवर, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो रेगुलेटेड है एंड अप्रूवल बाकी है फ्रॉम द रेगुलेटर, मतलब हमको इसको बेचने से पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी रेगुलेटर की। तो अप्रूवल फ्रॉम द रेगुलेटर है वो कस्टमरी है एंड हाईली प्रोबेबल है, मतलब कस्टमरी है एंड हाईली प्रोबेबल है कि वो मिल जाएगा हमको अप्रूवल कब? 30 नवंबर 2021 तक। एंड द सेल्स इज एक्सपेक्टेड, और सेल्स हमको लग रहा है कि कब कंप्लीट हो जाएगी? 31 मार्च 2022 पे। एंटिटी एक्स फॉलो कर रहा है दिसंबर ईयर एंड पे। असेट एंड लायबिलिटी एट्रीब्यूटेबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमको दे दी गई है, पर्टिकुलर गुडविल दे दी गई है, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग डिटेल्स इन्वेंटरी क्रेडिटर्स लोन्स दे दी गई है, कैरिंग वैल्यू दे दी है 31 दिसंबर 2020 की, और कैरिंग वैल्यू दे दी गई है 31 जुलाई 2021 की। जो फेयर वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की 31 दिसंबर 2020 की वो 2000 है, एंड हैज़ ऑन 31 जुलाई 2021 की 1850 है, जिसके अंदर सेलिंग कॉस्ट 100 की है दोनों के अंदर। दिस डेट के ऊपर जो डिस्पोजल ग्रुप है वो सोल्ड नहीं किया जा रहा है पीरियड एंड 31 दिसंबर 2021 के दिन। जो फेयर वैल्यू एज ऑन द 31 दिसंबर 2021 के दिन वो लोअर है कैरिंग वैल्यू से। जो डिस्पोजल ग्रुप है ऑन दैट डेट रिक्वायर्ड हमको बताइए असेस करके वेदर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है क्या उसको क्लासिफाइड किया जाएगा हेड फॉर सेल, और रीज़न भी बताइए देयरफॉर। इफ़ अगर किया जाता है तो देन एट वॉट डेट, कौन से डेट पर हम लोग करेंगे, मेजर करके बताइए जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑन द डेट ऑफ द क्लासिफिकेशन हेल्प फॉर द सेल्स, एंड मेजर करके बताइए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट द एंड ऑफ द ईयर क्या रहेगी। तो यहाँ पर आंसर देखते हैं हम लोग। असेस करना है वेदर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है क्या हम लोग उसको क्लासिफाइड करेंगे एज एन हेल्पफुल सेल। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्लासिफाइड एज एन हेल्पफुल सेल ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, हम लोग क्लासिफाइड करेंगे हेल्पफुल सेल फॉलोइंग रीजन की वजह से। अगर डिस्पोजल ग्रुप जो है वो अवेलेबल होता है फॉर द इमीडिएट सेल, जो भी डिस्पोजल ग्रुप है वो अगर हम लोग उसको तुरंत ही बेच सकते हैं, एंड अगर वो प्रेजेंट कंडीशंस के अंदर है, मतलब बेचने की कंडीशंस के अंदर है, तो जो रेगुलेटरी अप्रूवल है वो कस्टमरी एंड इट्स एक्सपेक्टेड टू रिसीव्ड ऑन द 1 ईयर। रेगुलेटरी अप्रूवल जो होता है वो कस्टमरी होता है, मतलब वो तो मिलने का ही है, एंड एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि वो रिसीव भी हो जाएगा 1 साल के अंदर अंदर। तो जो डेट है जब डिस्पोजल ग्रुप को क्लासिफाइड किया जाएगा हेल्प फॉर द सेल्स वो क्या है? 31 जुलाई 2021 है। दैट इज़ ये कौन सी डेट है? जब मैनेजमेंट बिकम कमिटेड टू प्लान, मतलब जब मैनेजमेंट ने कमिट कर लिया कि उसको ये बेचना ही है, तो ये वो डेट है। तो उस पर हम लोग क्या करेंगे? उस पर हम लोग हेल्प फॉर द सेल क्लासिफाइड कर देंगे 31 जुलाई 2021 के दिन। जो सेल है इज़ हाईली प्रॉबेबल, ये जो सेल है वो प्रॉबेबल है, मतलब यहाँ पर प्रॉबिलिटी ज़्यादा है कि सेल हो जाएगी एट एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ द मैनेजमेंट के साइड से ये हाईली प्रॉबेबल है कि सेल हो ही जाएगी। दैट इज़ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर इन केस हैव अप्रूव द प्लान, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव कर दिया कि हमको इसको बेचना ही है। सी के अंदर देखते हैं, फर्म ने परचेस किया है, एग्रीमेंट हैज़ बीन एंटर्ड विद द बायर, और बायर के साथ एग्रीमेंट भी हो चुका है। डी के अंदर देखते हैं, जो सेल है वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि वो कंप्लीट हो जाएगी 31 मार्च 2022 के दिन। दैट इज़ 1 ईयर 1 साल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लासिफिकेशन, जब से हम लोग क्लासिफाइड कर रहे हैं तब से। जो मेजरमेंट है ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एज ऑन द डेट ऑफ द क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर द सेल,
जो मेजरमेंट है वो कैसे किया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का डेट ऑफ द क्लासिफिकेशन पे हेल्प फॉर द सेल्स। द फॉलोइंग स्टेप हमको देखने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप, इमीडिएटली बिफोर द इनिशियल क्लासिफिकेशंस, मतलब क्लासिफिकेशन से तुरंत ही पहले जो असेट है या तो डिस्पोजल ग्रुप आप उसको बोल लो, वो हेल्ड फॉर द सेल है, द कैरिंग अमाउंट उसकी जो है असेट्स की, या तो सारे असेट्स या तो लायबिलिटीज़ की उस ग्रुप के अंदर उसको मेजर किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल इन एएस के हिसाब से। जैसा इंडिया बोल रहा है उसके हिसाब से हमको मेजर करना पड़ेगा। दिस हैज़ बीन डन। ये कैसे हम लोग करेंगे? तो कैरिंग वैल्यू ऑफ द डिस्पोजल ग्रुप एज ऑन 31 जुलाई 2021 की देखेंगे कि क्या कैरिंग वैल्यू आ रही है, जो कि हमारा डिटरमाइन हुआ है कितना है 2600, क्योंकि यहाँ पर हमने हेड फॉर सेल जुलाई के अंदर किया है तो जुलाई की हमको देखनी पड़ेगी। 2600 आ रही है कैरिंग वैल्यू एज ऑन 31 जुलाई 2021, 2600 टोटल में दिया गया था। जो डिफरेंस है कैरिंग वैल्यू का एज ऑन 31 दिसंबर 2020 एंड 31 जुलाई 2021, उसको अकाउंट किया जाएगा कैसे? एज पर द रिलेवेंट इंड एएस के हिसाब से, मतलब इंड एस 36 और जो भी इंड एस इसके रिलेवेंट होते हैं वो सारे अकाउंटिंग, मतलब इम्पेयरमेंट भी हो जाएगा, डेप्रिसिएशन भी लग जाएगा, जो भी इंड एस 105 का हेल्ड लास्ट में करना होता है। पहले ये सारे इंड एस को कंप्लीट करते हुए हम लोग जो भी इंडेस रिलेवेंट होंगे लगते होंगे वो सब के इफेक्ट देते हुए हम लोग इंडेस 1 लास्ट में लगाएंगे। स्टेप 2 देखते हैं। एन एंटिटी सेल मेजर, एंटिटी मेजर करेगी नॉन करंट असेट्स को या तो डिस्पोजल ग्रुप को क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल एट अ लोअर, यहाँ पर लोअर देखना होगा क्या? कैरिंग अमाउंट एंड द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू द सेल्स। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू द सेल्स ऑफ द डिस्पोजल ग्रुप एज ऑन 31 जुलाई 2021 के दिन कितनी है? 1750 है। कैसे आ रही है? तो यहाँ पर हमको दिया गया था फेयर वैल्यू 1850 की थी, उसमें से लेस करेंगे 100 की। ये क्या थी? 100 की, तो सेलिंग कॉस्ट थी, तो ये इसको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1750 हो जाएगा। अभी लोअर देखेंगे कैरिंग वैल्यू कितनी है? 2600 है। यहाँ पर क्या आएगा? तो जो इम्पेयरमेंट लॉस है उसको हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। कैसे हम लोग करेंगे रिकॉग्नाइज्ड? फर्स्ट पहले गुडविल के अंदर हम लोग अलोकेट करेंगे, देयरबाय प्रोरेटा के बिटवीन में हम लोग बांटेंगे नॉन करंट एसेट्स ऑफ द डिस्पोजल ग्रुप को लेकर, विच विद इन द स्कोप ऑफ द इंडियाज 105 के अंदर जो भी आती है एसेट उसके अंदर हम लोग प्रोरेटा के बेसिस के ऊपर बांटेंगे। मतलब कितना होगा? 1750 में से माइनस करेंगे 2600 तो कितना आएगा? 850 आएगा। ये 850 का इम्पेयरमेंट हमको बांटना पड़ेगा। तो कैसे बांटेंगे? यहाँ पर नीचे दिया है वैसे बांटेंगे। पार्टिकुलर गुडविल, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग डिटेल्स, इन्वेंटरी, क्रेडिटर्स, लोन, कैरिंग वैल्यू 31 जुलाई 2021 की हमको जो भी दी गई थी वही सब हम यहाँ पर लिखेंगे। कितने हैं? 500, 900, 1850, यही सब आएगा। 500, 900, 1850 और टोटल में 2600 आ जाएगा। इम्पेयरमेंट लॉस कितना हो रहा था? 850। कैसे आ रहा था? तो 2600 जो था उसमें से माइनस करेंगे 1750 तो कितना आएगा? 850 आएगा। सबसे पहले किसको देना है? गुडविल को। तो गुडविल को 500 में से 500 उड़ा दो, उसके बाद बचा कितना? 850 में से 500 गया तो कितना बचा? 350 बचा। अभी यहाँ पर 350 को कौन से रेशियो में बांटेंगे? प्लांट मशीनरी एंड बिल्डिंग के रेशियो में, क्योंकि ये दो हमारा 105 के अंदर कवर होते हैं, बाकी तो कोई भी कवर नहीं होती। एक गुडविल, प्लांट मशीनरी एंड बिल्डिंग, ये तीनों ही कवर होती है। तो अभी 350 को इस रेशियो में बांट दो। 900 प्लस 1850 टोटल कितना? 2750। तो यहाँ पर कितना करेंगे? 850 को डिवाइड करेंगे किससे? 2750 से। मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 900 सॉरी 850 नहीं है, 850 में से तो 500 गया तो कितना बचा? 350 बचा। 350 को डिवाइड करेंगे 2750 से, मल्टीप्लाई करेंगे 900 से तो कितना आएगा? तो 115 आ जाएगा। वैसे ही करेंगे 850 में से 500 गया था तो कितना बचा था? 350। अब ये 350 को किससे डिवाइड करेंगे? 2750। 2750 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 900 प्लस 1850 करेंगे तो कितना आएगा? 2750। ये 900 क्या था? प्लांट मशीनरी की कैरिंग वैल्यू 31 जुलाई 2021 की, और बिल्डिंग की कितनी थी? 1850 थी। दोनों का टोटल कितना आएगा? 2750। ये सिर्फ रेशियो में बांट रहा है। तो रेशियो में हम लोग कितना बांटेंगे? तो रेशियो में 350 को बांटेंगे। 350 को डिवाइड करेंगे किससे? 2750 से, मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1850 से, तो कितना आ जाएगा? 235 आ जाएगा। अभी यहाँ पर माइनस कर देंगे, 900 में से माइनस करेंगे 115 तो कितना बचेगा? यहाँ पर कैरिंग वैल्यू एज पर 105 के हिसाब से 31 जुलाई 2021 के दिन 785 बचेगा। और वैसे ही 1850 में से माइनस करेंगे 235 तो कितना बचेगा? 1615 बचेगा। और बाकी सब तो वैसे के वैसे ही रहेगा। और टोटल निकालेंगे तो हमारी कैरिंग वैल्यू एज पर 105 31 जुलाई 2021 की जो हमने 1750 फाइंड आउट की थी वही यहाँ पर भी आ जाएगी। मेजरमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एज ऑन द डेट ऑफ द क्लासिफिकेशन एज एट द ईयर एंड डेट, कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पर? तो मेजरमेंट एज एट द ईयर एंड उसको हम लोग को सिमिलर लाइन के तरीके से करना पड़ेगा। जो अबाउ असेट्स एंड द लायबिलिटी है डिस्पोजल ग्रुप की वो नॉट विद इन द स्कोप, वो स्कोप के अंदर नहीं है। विद स्टैंडर्ड जिसको मेजर किया जाएगा एज पर द रेस्पेक्टिव स्टैंडर्ड के हिसाब से। जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू द सेल्स ऑफ द डिस्पोजल ग्रुप है एज होल, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू द सेल्स एट द ईयर एंडेड उसको कंपेयर किया जाएगा किससे? कैरिंग वैल्यू एज एट द डेट ऑफ द क्लासिफिकेशन जो कि हेल्प फॉर द सेल्स है। अगर प्रोवाइड किया जाता है कि जो फेयर वैल्यू एज ऑन द ईयर एंडेड वो लेस आ रहा है देन द कैरिंग अमाउंट एज ऑन द डेट
तो यहाँ पर इम्पेयरमेंट लॉस निकल के आएगा और उस इम्पेयरमेंट लॉस को हम लोग को अलोकेट करना पड़ेगा बिटवीन असेट जो कि डिस्पोजल ग्रुप फॉल कर रहा है विद इन द स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड एज अबाउ। जो हमने यहाँ पर ऊपर किया बस वैसे ही चीज़ें करनी आएगी यहाँ पर भी। सिर्फ जो ये हमने पहले से डिस्पोजल हेल्ड फॉर सेल के अंदर नाक दिया है हमने, जो प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग, सिर्फ वो वैसे के वैसे ही रहेगा। बाकी सबके अंदर से हमको देखना पड़ेगा कि क्या इम्पेयरमेंट आ रहा है और वो इम्पेयरमेंट को फिर हमको बांटना पड़ेगा किसके अंदर, प्लांट मशीनरी एंड बिल्डिंग के अंदर। ये नीचे के क्वेश्चन नंबर 4 से हमारा क्लियर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट हमको दिया गया कंसोलिडेटेड फाइनेंस स्टेटमेंट ए लिमिटेड का फॉर द ईयर एंडेड एसेट लायबिलिटीज दे दी गई है। कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31 March 2021 रुपीज़ इन थाउजेंड्स के अंदर है। एट्रीब्यूटेबल गुडविल 200 की, इंटेंजिबल एसेट दे दी गई है और ये सारा दिया गया हमको, टोटल दिया गया है 2250 का। 15 सितंबर 2021 के दिन एंटिटी ने डिसाइड किया गया है कि वो सेल करेगी बिजनेस को। नोट किया जा रहा है कि जो बिजनेस है वो मीट कर रहा है कंडीशंस डिस्पोजल ग्रुप क्लासिफाइड की हेल्ड फॉर द सेल्स एज ऑन द डेट इन अकॉर्डेंस विद 105 के हिसाब से। अब लेकिन यहाँ पर मीट नहीं किया जा रहा है कंडीशन जो कि क्लासिफाइड की जाएगी एज अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड के हिसाब से। जो डिस्पोजल ग्रुप है वो स्टेट कर रहा है फॉलोइंग अमाउंट्स इमीडिएटली प्रायर टू द रिक्लासिफिकेशंस एज हेल्ड फॉर द सेल्स। अभी रिक्लासिफाइड किया जा रहा है इसको, तो कैसे? कैरिंग अमाउंट यहाँ पर दे दी गई है 15 सितंबर 2021 की, रुपीज़ इन थाउजेंड्स के अंदर है। वही गुडविल है, इंटेंजिबल एसेट्स है, यहाँ पर सारी चीज़ें दे दी गई है। टोटल दे देगा 2160 का। एंटिटी ए ने प्रपोज किया गया है कि वो सेल करेगी डिस्पोजल ग्रुप को कितना, 19 lakhs के अंदर। एस्टिमेट किया जा रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ द सेल्स है वो कितने है, 70,000 की है। तो ये माइनस कर देना पड़ेगा हमको 19 में से। जो कॉस्ट है वो कंसिस्ट कर रही है प्रोफेशनल फीस जो कि पेड की गई है एक्सटर्नल लॉयर को एंड द अकाउंटेंट को। एज एट 31 March 2022 के दिन कोई भी चेंज नहीं हो रहा है प्लान के अंदर टू सेल द डिस्पोजल ग्रुप। एंड एंटिटी ए जो है वो स्टिल एक्सपेक्ट कर रही है सेल करने के लिए विद इन द 1 year ऑफ इट्स इनिशियल क्लासिफिकेशंस। मिस्टर एक्स जो है वो अकाउंट कर रहा है एंटिटी ए को। मेजर किया जा रहा है फॉलोइंग एसेट लायबिलिटीज इन अकॉर्डेंस विद द रेस्पेक्टिव स्टैंडर्ड एज ऑन 31 March 2022 के दिन। हमको दिया गया अवेलेबल फॉर द सेल्स फाइनेंशियल एसेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज यहाँ पर रुपीज़ इन थाउजेंड्स के अंदर दिया गया है। ये हमको कब की वैल्यू दे दी गई, 31 March 2022 की। जो डिस्पोजल ग्रुप है वो नॉट बिन ट्रेडिंग वेल, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, तो उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू द सेल्स जो है वो गिर गई। कितनी हो गई, 16,50,000 हो गई। कंप्यूट करके बताइए वैल्यू ऑल दी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की जो कि डिस्पोजल ग्रुप के अंदर है एज ऑन द फॉलोइंग डेट के इन अकॉर्डेंस विद द इंडियाज 105 के हिसाब से। कौन सी डेट दी गई है, 15 सितंबर 2021 के दिन की बतानी है और 31 मार्च 2022 के दिन की बतानी है। तो आंसर देखेंगे यहाँ पर एज एट 15 सितंबर 2021 के दिन जो डिस्पोजल ग्रुप है उसको मेजर किया जाएगा किस पे, तो 19 लाख को माइनस 19 लाख में से माइनस करेंगे 70,000 तो 18,30,000 आएगा हमारा। तो डिस्पोजल ग्रुप को मेजर कितने पे करेंगे, 18,30,000 पे। जो इम्पेयरमेंट जो रिटर्न डाउन की वजह से होगा वो कितना होगा, तो 21,60,000 में से 18,30,000 माइनस करेंगे। 21,60,000 कैसे आया, तो यहाँ पर हमको दिया गया था कैरिंग अमाउंट एज 15 सितंबर 2021 21,60,000 दिया गया था टोटल के अंदर। अभी यहाँ पर उसमें से माइनस करेंगे 18,30,000 तो कितना आ जाएगा, 3,30,000 का हमारा इम्पेयरमेंट आ जाएगा, जिसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा प्रॉफिट के प्रॉफिट फ्रॉम द कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के हिसाब से, विद इन द प्रॉफिट फ्रॉम द कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। जो इम्पेयरमेंट है 3,30,000 का उसको अलोकेट करना पड़ेगा कैरिंग वैल्यू के अंदर, जो कि हमको नॉन करंट कैरिंग अप्रोप्रिएट करना पड़ेगा नॉन करंट एसेट्स के अंदर, जो कि हमको नीचे दिया है वैसे करेंगे हम लोग। एसेट लायबिलिटी कैरिंग वैल्यू 15 सितंबर 2021 की हमको दे दी गई है। एट्रीब्यूटेबल गुडविल कितनी है, 200 की है। 930 की इंटेंजिबल एसेट्स है। फाइनेंशियल एसेट्स मेजल जो 360 की है। ये सब हम कहाँ से लिख रहे हैं, तो ये सब ये हमको दिया गया था 2160 जो टोटल था 15 सितंबर का, वो हमको दिया गया है। उसके बाद ये जो इम्पेयरमेंट था वो कितना हो रहा था, 330 का हो रहा था। यहाँ पर 3,30,000 का था, तो यहाँ पर इसमें पहले क्या उड़ाएंगे, गुडविल उड़ाएंगे, तो 200 से गुडविल उड़ा दी, तो 330 में से 200 उड़ा दो तो कितना आ जाएगा 130। अब ये 130 को हम लोग को अलोकेट करना पड़ेगा। अब ये 130 को हम लोग कैसे अलोकेट करेंगे, तो कौन सी रह गई एसेट जो 105 के अंदर कवर होती है, तो इंटेंजिबल एसेट होती है क्या, बिल्कुल होती है। फाइनेंशियल एसेट मेजर एट अ फेयर वैल्यू थ्रू दी अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, ये होती है क्या, नहीं होती। पीपी होती है। डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं होती। करंट एसेट नहीं होती। करंट लायबिलिटी नहीं होती। नॉन करंट लायबिलिटी नहीं होती। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही बची, इंटेंजिबल एसेट्स एंड पीपीई। तो इसके रेशियो के अंदर हम लोग बांटेंगे 130 को, तो कितना आएगा 930 प्लस बाय 1020 तो कितना आएगा 1950 आ गया, 1950 आ गया। तो अभी बांटेंगे 130 डिवाइडेड बाय कितना था 1950 था, मल्टीप्लाई करेंगे 930 से तो कितना आएगा 62 आएगा। अभी इसको माइनस कर देंगे 930 में से तो कितना आएगा 868 आएगा। वैसे ही 1020 के लिए भी कर देना है, तो उसमें 68 आ रहा था, तो 1020 माइनस 68 करके तो कितना आएगा 952 आएगा। बाकी की सारी वैल्यू वैसे के वैसे ही रहेगी। ये हमारी क्या आ जाएगी, रिवाइज्ड कैरिंग वैल्यू हो जाएगी एज पर 105 के हिसाब से।
कितनी आ गई, 1830 आ गई हमारी। जो इम्पेयरमेंट लॉस है उसको अलोकेट कर दिया पहले गुडविल के अंदर, उसके बाद प्रो रेटा बेसिस के ऊपर अदर एसेट्स के अंदर जो कि डिस्पोजल ग्रुप की है विद इन जो कि 105 के स्कोप के अंदर आ रही थी, उसी एसेट को यहाँ पर लेना है। मतलब कि क्या कौन सी इंटेंजिबल एसेट्स है और पीपीई है, ये दो ही है स्कोप के अंदर। फॉलोइंग एसेट जो है वो मेजर नहीं की जा रही है, क्यों? क्योंकि वो स्कोप के अंदर ही नहीं है। स्टैंडर्ड फाइनेंशियल एसेट मेजर एट अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जो डेफर टैक्स एसेट या तो अदर करंट एसेट्स, ये सारी इसके अंदर स्कोप के अंदर नहीं आती। इन एडिशन जो इम्पेयरमेंट अलोकेशन है उसको किया जाएगा अगेंस्ट द एसेट्स, एंड ये अलोकेशन नहीं किया जाएगा लाइबिलिटीज़ के अंदर। एज ऑन 31 मार्च 2022 के दिन क्या हो रहा है, तो सारी एसेट लाइबिलिटी आउटसाइड द स्कोप ऑफ द मेजरमेंट जो है अंडर 105 के हिसाब से उसको रीमेजर किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द रिलेवेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से। मतलब रिलेवेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से जो भी आ रहा है वो वैल्यू यहाँ पर रखी जाएगी। जो एसेट्स है जो एसेट्स है जिसको रीमेजर किया जाएगा इन केस अंडर द रिलेवेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से, एंड जो फाइनेंशियल एसेट्स मेजर की जाएगी फेयर वैल्यू थ्रू दी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 109 के हिसाब से। मतलब यहाँ पर वो इंडेस बताए गए हैं जिन इंडेस के हिसाब से यहाँ पर मेजरमेंट की जा रही है। जो डेफर टैक्स एसेट है वो इंडेस 12 के हिसाब से की जाएगी। जो करंट एसेट एंड लायबिलिटी है वेरियस स्टैंडर्ड्स की एंड नॉन करंट लायबिलिटीज़ जो है वो इंड AS 37 के हिसाब से मेजर की जाएगी। असेट लायबिलिटी देखेंगे, एट्रीब्यूटेबल गुडविल कैरिंग अमाउंट एज ऑन 15 सितंबर 2021 की हमको यहाँ पर है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले ही उड़ा दी थी, तो यहाँ पर डैश डैश आ जाएगी। इंटेंजिबल एसेट्स है क्या, हाँ है। कितने की थी, 868 की थी, तो वो लिख देंगे। 360 की ये थी हमारी, क्या थी, फाइनेंशियल एसेट मेजरमेंट, तो ये लिख देंगे। वैसे ही हम पूरा टोटल कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 1830 आ जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पर अभी चेंजेस इन द वैल्यू 31 मार्च 2022 की कितनी हो रही है वो हमको देखना पड़ेगा। यहाँ पर वो हमको अलग से टेबल दिया गया था, तो यहाँ पर 410 आ रही थी किसकी, फाइनेंशियल एसेट्स की। तो यहाँ पर फाइनेंशियल एसेट्स जो है उसको देखेंगे। फाइनेंशियल एसेट्स कहाँ पर है, फाइनेंशियल एसेट्स आ रही थी 410 की, ये रही फाइनेंशियल एसेट्स 410। तो यहाँ हम लोग लास्ट कॉलम जो है इम्पेयरमेंट के बाद वाला रिवाइज कैरिंग वैल्यू एज पर इंड AS 105, वो यहाँ पर उसके अंदर वैल्यू लिख देंगे 410। उसके बाद क्या थी, तो उसके बाद थी हमारी 230 की डेफर्ड टैक्स एसेट थी, तो वो 230 डेफर्ड टैक्स एसेट्स की लिख देंगे लास्ट कॉलम में। और जो भी हमारा डिफरेंस आ रहा होगा यहाँ पर सिर्फ दो एसेट्स को छोड़ के, मतलब इंटेंजिबल एसेट्स एंड जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, उन दोनों को छोड़ के यहाँ पर हमको वैल्यू दी गई थी सारी की, तो वो वाली वैल्यू हम लोग लास्ट में लिख देंगे, लास्ट कॉलम के अंदर, जो कि रिवाइज्ड कैरिंग वैल्यू हो जाएगी एज पर इंड AS 105। और जो भी डिफरेंस आ रहा होगा उसको हम लोग कहाँ पर रखेंगे, चेंजेस इन द वैल्यू 31 मार्च 2022 की दिन, वो हम लोग करेंगे। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ पर तो 410 में से 360 माइनस करेंगे तो कितना बचा, 50 बचा। ये 50 चेंज आया, ये किसकी वजह से आया, 31 मार्च 2022 का चेंज है ये। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि इम्पेयरमेंट कितना हो रहा था, तो यहाँ पर देख रहे हैं तो इम्पेयरमेंट हो रहा था हमारा कितने का, 60 का हो रहा है इम्पेयरमेंट। ये 60 का कैसे इम्पेयरमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमको डिस्पोजल ग्रुप जो लास्ट ब्रैकेट जो टेबल था, टेबल के नीचे हमको दिया गया था, कितनी थी वहाँ पर फॉल हो गई थी, कितने हो गई थी, 1650 हो गई थी, मतलब 16,50,000 हो गई थी। तो यहाँ पर हमको वही वैल्यू लानी पड़ेगी, रिवाइज्ड कैरिंग वैल्यू एज पर 105 के हिसाब से 1650 आएगी, जिसमें से हमने 120 का तो एडजस्टमेंट पहले से ही कर दिया था। चेंजेस इन 31 मार्च 2022 के हिसाब से वो कितने था, 120 था। तो अभी हमारा कितना बचेगा, 1830 में से 120 जाएगा, और तो 1710 था, और माइनस करेंगे 1650 से, तो कितना इम्पेयरमेंट हो गया, 60 का इम्पेयरमेंट हो गया। अभी 60 के इम्पेयरमेंट को उसी रेशियो में बांट देंगे, इंटेंजिबल एसेट्स एंड जो हमारा पीपीई है उसके रेशियो में बांट देंगे हम लोग। तो हमारा कितना निकल के आएगा, 29 इंटेंजिबल एसेट्स का निकल के आया, और पीपीई का कितना निकल के आएगा, 31 निकल के आएगा। माइनस कर देंगे 868 में से 29 माइनस करेंगे तो 839 आ जाएगा। और वैसे ही पीपीई का 31 माइनस करेंगे किस में से, 952 में से, तो कितना आएगा, 921 निकल के आएगा। टोटल लगा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1650 आ जाएगा, जो कि हमारी फॉलन डाउन वैल्यू थी वही हमारी यहाँ पर टोटल में आ जाएगी।